ठीक है ना। चलो अपन शुरू करते हैं। तो अपन ना ग्राफ की बात कर रहे थे। अब अपन से ना 3 टाइप के ग्राफ पूछेंगे मोस्टली। तो वो 3 टाइप के ग्राफ जो है ना, एक तो होगा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ। नहीं है वैसे, जो पहले मैंने दिखाए थे ना जीओसी के, वैसे लेक्चर्स नहीं है मेरे पास अमाइंस के, क्योंकि मैंने सिर्फ 11th क्लास के लेक्चर्स बनाए थे। और मेरे पास मेटलर्जी होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, उस टाइप के लेक्चर्स होंगे। इनऑर्गेनिक तो पूरा है मेरे पास, लेकिन इनऑर्गेनिक अपन मैं तुमको तभी शेयर करूंगा वो लेक्चर्स पुराने वाले, जब पहले एक बार अपन पढ़ लेंगे। इनऑर्गेनिक मैं दिवाली के बाद शुरू करूंगा इनऑर्गेनिक, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नवंबर में अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा और अपन वो शुरू कर लेंगे, फिर रिवीजन शुरू करेंगे फिर 11th क्लास से। एक बार तो रिवाइज करेंगे पक्का, अगर जैन में भी होगा तब भी अपन एक बार तो रिवाइज अपना अच्छा होगा ही होगा। हाँ करूंगा ना, लेकिन वो अपलोड नहीं हो रहा है, वो बहुत हैवी लेक्चर्स है। एक लेक्चर 4.5 GB का है, अपलोड नहीं हो रहा इजीली। तो चलो अपन देखते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे और क्या। हाँ 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 हाँ, वो तो है। तो अपन कर लेंगे वो भी, मतलब एक बार आज मैं ट्राई करूंगा, फिर उसके बाद अपन देखते हैं क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है। अब पहले ग्राफ की बात कर लेते हैं अपन, और क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ अभी अपन ने पढ़ा नहीं ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी, थोड़ा बहुत मैकेनिज्म्स और थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस, राइट ना, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में। अब पहले अपन ग्राफ चेक कर लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि 3 टाइप के ग्राफ होंगे। एक तो ग्राफ अपन से पूछेंगे वो 3 टाइप से। अब 3 टाइप जैसे लिखने की जरूरत नहीं है, अपन तो लिखेंगे रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन तो अपन कहेंगे रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, मतलब रेट विल बी इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ऑफ एक्स, लिखोगे आप और क्या। तो अगर जीरो ऑर्डर का ग्राफ लिखना है तो कैसे बनाऊंगा, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ लिखना है तो कैसे बनाऊंगा, सेकंड ऑर्डर का ग्राफ लिखना है तो कैसे बनाऊंगा, लाइक दैट वी कैन राइट। भाई अगर जीरो ऑर्डर का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे अपन, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का, तो कॉन्सेंट्रेशन इसमें तो जीरो ऑर्डर अगर होगा तो रेट विल बी कांस्टेंट विद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे ग्राफ बना देंगे रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का। अगर फर्स्ट ऑर्डर में ग्राफ बताना है रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, तो अपन कहेंगे रेट मतलब आप इसको अपन डीएक्स अपन डीटी भी लिख सकते हैं, माइनस डीएक्स अपन डीटी। सो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो ये और ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, के इज अ कांस्टेंट ना, तब तो अपन ऐसे लिख सकते हैं रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। और अगर सेकंड ऑर्डर का ग्राफ लिखेंगे अपन रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, तो अपन कहेंगे भाई रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन बताना है अपन को, तब तो मुझे ग्राफ को ऐसे लिखना चाहिए। व्हाट इज सो, अगर सेकंड ऑर्डर होगा तो ये पावर 2 होगा ना, इसमें थोड़ा चेंज, इसमें ज्यादा चेंज आएगा, इसका पावर 2 होगा तो फिर वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा जैसे इसमें आया था 45 डिग्री पूरा ऐसे, तो इसमें तो ये 45 डिग्री आ रहा था बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन इसमें ऐसे नहीं आएगा, इसमें तो ऐसे थोड़ा चेंज होगा, एक्सपोनेंशियल टाइप ग्राफ आएगा। अगर 3 होगा तो और ज्यादा एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, लाइक दैट। ठीक है, एक तो बिल्कुल इस टाइप का ग्राफ पूछेंगे, दूसरा ग्राफ अपन से पूछ सकते हैं दैट इज कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। अपन से पूछेंगे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ, तो ठीक है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर पूछेंगे तो जीरो ऑर्डर के लिए लिख लेते हैं भाई, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा। तो अगर अपन लिखेंगे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो जीरो ऑर्डर के लिए अपन कैसे बताएंगे, तो अपन कहेंगे जीरो ऑर्डर के लिए अपन ऐसे लिखना चाहिए भाई, जीरो ऑर्डर के लिए के विल बी इक्वल टू होता है ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाय टी। तो मैं लिख सकता हूँ के टी विल बी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज ए टी विल बी इक्वल टू ए नॉट माइन, दैट इज इसको इधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, के टी।
हाँ, वो 45 डिग्री ही होना चाहिए ना फर्स्ट ऑर्डर में। इसको डबल करोगे तो ये डबल हो जाएगा ना, क्योंकि वो एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा ना, तो प्रोपोर्शनल हो गया ना, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना वो तो। बिल्कुल। अब अपन कहेंगे इसमें, तो इसको भी अपन ऐसे कर लेते हैं, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। के पे डिपेंड करेगा फर्स्ट ऑर्डर में, के वैल्यू पे क्या डिपेंड करेगा, के तो कांस्टेंट है, के तो कभी चेंज होता ही नहीं है। एक बार किसी रिएक्शन का के आ गया तो वो हमेशा कांस्टेंट होता है, के थोड़ी चेंज होता है, कि अपन कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो कभी चेंज हो सकता है, के चेंज नहीं हो सकता, के तो कांस्टेंट रहेगा, तो अभी तो अपन ने प्रोपोर्शनल लिखा। राइट, अब तो चेंज चेक कर रहे हैं ना, ये चेंज होगा तो ये कैसे चेंज होगा, तो बताया अपन ने। भाई किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन में के तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो अपन क्या कर सकते हैं भाई, कंसंट्रेशन मतलब ए एट टाइम टी वर्सेस टी का अगर ग्राफ बनाएंगे तो स्लोप अपना नेगेटिव आ रहा है, मतलब ऐसे होना चाहिए। और स्लोप क्या होगा, ये टी है ना, तो माइनस के लिख दूंगा, दैट इज द स्लोप। ठीक है, तो जीरो। तो फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा। तो अपन कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर में, चलो इसमें ग्राफ बना देते हैं भाई, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। फर्स्ट ऑर्डर में लेकिन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसे होगा, k इज इक्वल टू 1 बाय टी इंटू एल एन ऑफ ए नॉट बाय, तो ऐसे भी हो सकता है, log ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी। ठीक है, k इंटू टी कर देता हूँ, डिवाइड बाय 2.303 कर देता हूँ, log ऑफ ए नॉट माइनस log ऑफ ए टी होगा, तो मेरे पास ये आ गया, log ऑफ ए टी इज इक्वल टू log ऑफ ए नॉट माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303 आ गया। तो मैं ऐसे लिख लूंगा y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, फिर स्लोप नेगेटिव आया, बट इस बार स्लोप जो आया ना वो ये आया मेरे पास, माइनस के टी अपॉन 2.30, दैट इज द स्लोप। तो फिर ये ग्राफ तब आएगा अपने पास ऐसे, मतलब स्लोप नेगेटिव आ रहा ना, तो ये ग्राफ तब आएगा जब अपन इसको log ऑफ ए टी वर्सेस टी का ग्राफ बनाएगा, ये ग्राफ आएगा अपने पास। ठीक है, तो मैं सेकेंड ऑर्डर की बात कर लेता हूँ। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, सेकंड ऑर्डर के लिए कैलकुलेट कर लो। अभी सेकंड ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करूंगा तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बता। ठीक है, तो कंसंट्रेशन कैसे लिखना है वो देख लेते हैं अपन। तो सेकंड ऑर्डर के लिए अपन को पता है k इज इक्वल टू होता है 1 बाय टी इंटू 1 बाय ए एट टाइम टी माइनस 1 बाय ए नॉट, ये सेकंड ऑर्डर होता है, ये एट टाइम टी है, राइट ना। तो अपन इसको के टी लिख लेते हैं ऐसे, के टी इज इक्वल टू 1 बाय ए एट टाइम टी माइनस 1 अपॉन ए नॉट, इसको इधर ले जाते हैं तो अपने पास ऐसे आ जाएगा 1 अपॉन ए एट टाइम टी विल बी ए एट टाइम टी, ऐसे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, विल बी इक्वल टू के टी प्लस 1 बाई ए नॉट, ऐसे लिख लेता हूँ। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख लेता हूँ। तो ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये आप 1 बाय ए एट टाइम टी लिख लो और ये टाइम टी लिख लो, तो मैं ग्राफ को क्या बता दूंगा, अब तो स्लोप पॉजिटिव आ रहा है और स्लोप विल बी इक्वल टू के, इसका जो स्लोप आ रहा है ना वो के आ रहा है, तो ऐसे ग्राफ हो जाएगा, स्लोप विल बी लाइक दिस।
ठीक है, तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिफरेंशियल रेट लॉ से। तो आपने कहा था ना, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का रिलेशन हम डिफरेंशियल रेट लॉ से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर हमें स्लोप गिवन होगा तो अपन के कैलकुलेट कर सकते हैं सभी में। इसका भी स्लोप नेगेटिव है, इसका भी स्लोप नेगेटिव है, उसका स्लोप पॉजिटिव है। अब अपन को थर्ड टाइप का ग्राफ पूछ सकते हैं, टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का देख। वाई एक्सिस को टच नहीं किया, ये किसने कहा कि नहीं टच किया? करो ना, पेपर ने लिखा था लॉग ऑफ ए नॉट, दिस इज नथिंग बट लॉग ऑफ ए नॉट। ग्राफ में मतलब बताने की जरूरत क्या है? स्लोप वगैरह आपने लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है आपको बस बता दिया जाए कि भाई कैसे ग्राफ बनाने हैं, हाउ वी हैव टू राइट दैट। बाकी ग्राफ के बारे में ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको। आपने तो काफी सारे ग्राफ पढ़े, डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट इक्वेशंस के। बिल्कुल टच करें, ये भी टच करेगा, सभी टच करेंगे। बट टाइम इनिशियली तो कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा ना, ए नॉट। ए नॉट तो सभी में ही लिखेंगे ना अपन। ये क्या है? ये ए नॉट ही तो है, मान लीजिए ए नॉट ही तो है अपने पास। ठीक है, अब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में अपन क्या करेंगे भाई? ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, यहां पर टी हाफ लिख लेता हूं और यहां पर कंसंट्रेशन करता हूं, तो जीरो ऑर्डर की बात करते हैं। तो जीरो ऑर्डर में तो आपने कहा था कि भाई टी हाफ एंड कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप लिखते हो ना, टी हाफ और जीरो ऑर्डर विल बी इक्वल टू, दैट इज ए नॉट बाय 2k। ये तो लिखा था मैंने कैलकुलेट कर। वो टी के तो कांस्टेंट है ना, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ये तो आपने लास्ट टाइम भी बताया था, वो सारे इक्वेशन लिख के रेट कांस्टेंट के फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर सब बताया था लास्ट क्लास में। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर आप टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाओगे ना, तो कंसंट्रेशन इज, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन चेंज करने से टी हाफ चेंज नहीं होता भाई। इसके लिए तो अपन ने ऐसे लिखा था ना, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। अब इसमें कहा कंसंट्रेशन टर्म ही नहीं आ रहा इसमें, तो जब कंसंट्रेशन टर्म ही नहीं है तो फिर क्या? इंडिपेंडेंट है ना ये तो कंसंट्रेशन से। तो कंसंट्रेशन चेंज करने से टी ऑफ में कोई चेंज नहीं आएगा, हमें पता चल जाएगा ये जीरो ऑर्डर है। और लास्ट टाइम अपन ने इक्वेशन लिखे भी थे जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ऐसे ना सभी लिखे थे, टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, हमारे पास अगर मान लो सेकेंड ऑर्डर के ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टी हाफ का ग्राफ बनाते हैं। हाँ, इस बार अपन टी हाफ यहाँ पे लिखे हैं, सभी एक जैसे लिख लेते हैं, टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन। तो अपन को पता है इसमें तो आपने टी हाफ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया था कंसंट्रेशन से, मतलब टी हाफ और कंसंट्रेशन दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पावर ऑफ n माइनस वन था ना ऐसे, तो फिर भाई अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो टी हाफ कम होगा, मतलब मुझे ग्राफ ऐसे बनाना चाहिए, चेंज होगा फिर तो, है ना? ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन विल चेंज लाइक दिस। ठीक है, वो कंसंट्रेशन का ग्राफ था। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया ऐसे। अब अगर अपन कहेंगे ठीक है भाई, मान लिया मैंने ये ग्राफ इस टाइप से, अगर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन बताने हैं तो कैसे ग्राफ बनाने हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के अगर ग्राफ बनेंगे तो कैसे बताने हैं,
रेट कांस्टेंट से। और अगर टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन के ग्राफ बताने हैं तो कैसे बताने हैं वो पता चलेगा। अब अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं ना, कुछ एग्जांपल फॉर अ गिवन रिएक्शन। मुझे एक रिएक्शन मतलब अपन ऐसे लिख लेते हैं, ए गिव्स यू प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली मतलब वी आर गिवन लाइक दिस। मुझे ना इस रिएक्शन में इनिशियल टाइम पे इसका कंसंट्रेशन ए है, ये 0 है, ये आफ्टर टाइम टी ये ए माइनस एक्स है और प्रोडक्ट एक्स है, ये मुझे गिवन है। ठीक है। अब उससे कहा गया कि मुझे ना ग्राफ बनाओ, ये ग्राफ बनाना है 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर। वैसे तो मोस्टली अपन से फर्स्ट ऑर्डर ही पूछेंगे और 0 ऑर्डर, बट अपन सारे ही पढ़ लेते हैं। ये एक्स बाई टी का ग्राफ चाहिए, इसमें भी मुझे एक्स बाई और इसमें मुझे एक्स बाई टी का ग्राफ चाहिए। कैसे बनाएंगे अपन एक्स बाई टी का? एक्स बाई टी के ग्राफ कैसे बताएंगे? 0 ऑर्डर के लिए एक्स बाई टी का ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्स बाई टी का ग्राफ और सेकंड ऑर्डर के लिए एक्स बाई टी का ग्राफ कैसे बताएंगे? एक्स बाई टी ठीक है, अपने पास एक तो आ गया अपने पास। 0 ऑर्डर के लिए ग्राफ वही होगा जो पहले बनाया था, मतलब ऐसे कांस्टेंट बनाते हैं। नहीं, अच्छा के टी इज इक्वल टू एक्स, वेरी गुड। ठीक है, मतलब वो करें कि आपने ना पहले ये बताया था ना जो एक्स बाई टी ग्राफ ऐसे के इज इक्वल टू एक्स बाई टी होता है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो आप बता दो ग्राफ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल सही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल कहा सही है। इसके लिए इसके लिए कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? इसमें तो अपन एक्स बाई टी बता देंगे। मैं बना के दिखा रहा हूँ, तुम ये सो नो। अच्छा कुछ
मैं इसलिए सोच रहा हूं भाई देख, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो तो रेट भी ज्यादा हो, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा रेट कम होता जाएगा। तो इनिशियली एक्स जो है वो जल्दी फॉर्म हो रहा होगा क्योंकि रेट ज्यादा होगा ना, तो एक्स का फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो रेट ऑफ इसका डिकम्पोजिशन कम होता जाएगा, तो एक्स का फॉर्मेशन भी कम होता जाएगा। एक टाइम आएगा जब खत्म हो गया तो एक्स कांस्टेंट हो गया, तो प्राइस बना देंगे स्ट्रेटली। प्रोडक्ट है ना, वैसी बात है, उनको स्लोप ऐसे बनाना चाहिए। तो सेकंड ऑर्डर में क्या करेंगे तो अपन कहेंगे सेकंड ऑर्डर और जल्दी बनेगा, मतलब इसमें जो आप बना रहे हो उसके रिस्पेक्ट में और जल्दी बनना चाहिए सेकंड में, तो क्योंकि उसका रेट भी बहुत ज्यादा होगा इनिशियली, पावर 2 होगा ना। तो जिस रेट से ये बनेगा प्रोडक्ट फर्स्ट ऑर्डर में, उससे ज्यादा रेट से सेकंड ऑर्डर में बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें तो कंसंट्रेशन टू द पावर ऑफ 2 रहा होगा। तो क्या इसका ग्राफ ऐसे रहेगा? यस और नो? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ना, ये वाला ग्राफ रेट इज इक्वल टू होगा के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ए का वैल्यू, पहले ए था तो रेट ज्यादा था, अब कम हो गया तो रेट भी कम हो गया, और कम हो गया तो रेट और कम हो गया। तो कम क्यों हो रहा है? एक्स बन रहा है तो पहले रेट ज्यादा था तो एक्स ज्यादा बन रहा था, बाद में एक्स कम बनना शुरू हो गया और कम बनना शुरू हो गया। भाई एक जैसा थोड़ी रहेगा रेट, कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, रिएक्टेंट का रेट कम होता जाएगा, तो एक्स का बनना भी कम होता जाएगा। तो शुरू में एक्स ज्यादा बन रहा होगा, बाद में स्लो हो गया बनना। वही अपन वहां यूज कर रहे थे कि भाई अब आप पैसे ले लोगे तो इनिशियली तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो रेट बहुत ज्यादा होगा इसके कंपेरिजन। फिर इसमें भी कम होगा क्योंकि कंसंट्रेशन तो कम हो गई, लेकिन पावर होने की वजह से उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोनेंशियल कम बना देंगे। राइट, बता देंगे इस टाइप से ग्राफ होना चाहिए। तो अच्छा ग्राफ तो यही वाला है कि भाई प्रोपोर्शनल हो क्या, कोई भी टाइम हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। राइट ना? तो मेरे ख्याल से इससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। ठीक है, वी गॉट दैट। बिल्कुल क्या करना है, तो इसमें एक तो अपन को डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएंगे ग्राफ वगैरह सब ले, या कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। तो अगर कोई डाउट है किसी को तो वो बता देगा भाई हमको डाउट है, तो देख लेंगे। देख लो भाई। हो गया ना? किसी को डाउट नहीं? अब देखो ग्राफ तुम लोगों ने बहुत बड़े होते हैं, मुझे बस बताना होता है कि भाई किसको कैसे अपन को बताने रेट, बाकी मुझे कुछ नहीं बताना। ठीक है ना? अपन तो वो इसलिए मैंने रिएक्शन लिखा था ताकि आप मुझसे कुछ पूछोगे ही नहीं कि हमें क्या करना है, आप तो बताओ करना क्या है। ग्राफ हमको पता है, सारे ग्राफ ड्रॉ कर रखे, आप हमें बस ये बता दो कि इक्वेशन क्या क्या है। चलो एक छोटा सा ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करता हूं। लिखो, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लिखेंगे क्वेश्चन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन अपन को गिवन है,
जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ए गिव्स यू 3b. मैंने ना प्रोडक्ट चेंज किए, अब कोई बात नहीं, मोलर कोफिशिएंट ही तो चेंज किया, हमें क्या फर्क पड़ेगा. The plot of concentration versus time is given. उनको ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक प्लॉट गिवन है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का. तो मुझे ना ऐसे गिवन है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, और यहाँ पर ये जीरो ऐसे अपन ने लिखा हुआ है, ये ए का कंसंट्रेशन है, अब जीरो ऑर्डर है तो स्ट्रेट लाइन तो हो गई होगा. ये बी का कंसंट्रेशन ऐसे, और मुझे यहाँ पर ऐसे टाइम गिवन है, तो यहाँ पर मुझे 2 गिवन है, यहाँ पर 4 गिवन है, यहाँ पर 6 गिवन है, ऐसे ग्राफ गिवन है. तो मुझे गिवन है ये ग्राफ, फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड इन मिनट्स. मैंने उसको भी मिनट्स में लिया. इन मिनट्स if the initial concentration of A is 1 mole, ये मुझे क्या, A का इनिशियल कंसंट्रेशन मुझे 1 मोलर क्या. चलो हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि अपन कैसे करेंगे. किसी को डाउट है किसी डाटा में तो बोल देना भाई, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा. मेरे ख्याल से बहुत कुछ इसमें अपन को पता है ऑलरेडी. ये बना के आपने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मेरा. तो चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं उसमें. मैं कैलकुलेट करूँ या तुम लोगों को टाइम दूं? मैं छोटा सा कंसेप्ट अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम में जो बताया था मैंने, मतलब वो याद होगा आपको. अब ग्राफ से रिलेटेड तो काफी कुछ अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा, और वो सब तो थोड़ा बहुत तो याद, तो ट्राई करो फिर मुझे बताओ. लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं देने वाला, जल्दी करना, जल्दी करना है.
बोलिए। हो गया भैया, बहुत टाइम हो गया। अरे वाह, आंसर भी आ गया, वेरी गुड। मतलब भाई अपन को एक आंसर भी बता दिया गया और वो आंसर सही है, 8 मिनट्स, वेरी गुड। टेन मिनट्स इज रॉन्ग, 8 मिनट इज करेक्ट। थोड़ा सा चेक करो, मेरे ख्याल से 8 मिनट्स बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। क्वेश्चन में दे रखा था, इनिशियली ये 1 था, 0 आफ्टर 4 मिनट्स आपने 1 माइनस एक्स है तो ये 3x है। एट 4 मिनट 1 minus x is equal to 3x, so 1 minus x is equal to 4x, 1 that is x is equal to है ना 1 by 4। लो तो ठीक है, अपन लिखेंगे ना k is equal to for 0 order है ना, k is equal to होता है a naught minus at divided by t। तो k अपन ने कैलकुलेट कर लिया, a naught कितना 1 था, आफ्टर टाइम t कितना है अपने पास, आफ्टर टाइम t 1 minus x, तो 1 minus x का मतलब हो गया 0.75 डिवाइडेड बाय टाइम कितना 4 मिनट्स, तो अपने पास 0.25 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। तो k का वैल्यू आ गया 0.25 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 1/16 है ना। कोई बात नहीं, समझ में आया ना सबको। तो अपने पास k आ गया, पूछा क्या था आपने, हाफ लाइफ, तो अपन को पता तो t हाफ इज इक्वल टू होता है दैट इज a नॉट बाय 2k, ये होता है जीरो ऑर्डर के लिए। तो अपन ने कहा a नॉट कितना गिवन है अपन को 1 और 2k का मतलब 1/16। लो भाई ये डाल हो गया अपना आंसर। अब जब ये ग्राफ क्रॉस होते हैं तो तुमने पढ़ा था ना, मतलब उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में कि जब ये इंटरसेक्ट करेंगे ग्राफ तो वहाँ दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होगा, ए डिक्रीज हो रहा है बी बढ़ रहा है, 0.4 मिनट पे वो दोनों के कंसंट्रेशन बराबर है, इक्वेट कर लिया। ठीक है, तो इस टाइप से अपन को ग्राफिकल क्वेश्चंस आएंगे, और भी पढ़ेंगे ग्राफिकल क्वेश्चंस इस टाइप, लेकिन रहेगा इसी टाइप से, आपको ऑर्डर दिया जाएगा, ये सब अपन को यूज कर लेना है और बता देना, कंसंट्रेशन से रिलेटेड अपन को सब कुछ बता दें। तो इस टाइप से अपन को ग्राफ के क्वेश्चन, या फिर अपन से डायरेक्टली जो ग्राफ अपन ने बनाए थे उसमें अपन से पूछ लेंगे भाई विच इज द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बता दें क्या फर्क पड़ता है, राइट। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का पार्ट था जो अपन को जनरली डिस्कस करना होता है। अब अपन पढ़ेंगे काइनेटिक्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर अपने सिलेबस में ज्यादा है, मैं थोड़ा जीरो ऑर्डर को भी डिस्कस करूंगा, बट जीरो ऑर्डर में ज्यादा कुछ चेंजेस कर नहीं सकते। फर्स्ट ऑर्डर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और बहुत सारे टाइप के रिएक्शन होते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, तो अपन को फर्स्ट ऑर्डर काफी पढ़ना होता है, तो मैं फर्स्ट ऑर्डर को थोड़ा और डिस्कस करूंगा। तो मैं लिखने वाला हूं दैट इज काइनेटिक्स ऑफ सम फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट
एक बात को ध्यान रखो भाई, आप मुझे पढ़ाने वाले हो काइनेटिक्स ऑफ सम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अपन क्या करेंगे, मतलब मैं आपको कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताने वाला हूं, और जो रिएक्शन मैं फर्स्ट ऑर्डर के आपको बताऊंगा वो रिएक्शन आपको पहले से पता है कि वो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। मतलब अब देखा जाए तो रियलिटी में अब मैं आपको रियल कंसेप्ट्स बताऊंगा, अभी तो आपको छोटे छोटे फॉर्मूले बताए आपको, और अपन ने, लेकिन जितना मेंस में आता है ना उतना अपन मतलब ऑर्डर और काइनेटिक्स के बारे में अपन ने काफी कुछ पढ़ा। अब अपन डिस्कशन करते हैं कि अब हम केमिकल रिएक्शन में डिस्कस करते हैं हाउ वी कैन यूज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इन केमिकल रिएक्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर जनरली अपन से काफी पूछेंगे तो फिर उसमें डिस्कस करते हैं। तो मैं कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें आपको बताने की जरूरत नहीं कि वो फर्स्ट ऑर्डर है, आपको पहले से पता होगा कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। ठीक है, तो अब N2O5 का कोई मैकेनिज्म अपन को यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं बताने वाले, मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन जैसे पूछेंगे वो मैं आपको बता चुका कि किस टाइप से अपन को क्वेश्चन पूछेंगे, वो मैं आपको पहले बता चुका। मैकेनिज्म के बिना ऐसे N2O5 होता है, पहले डिकम्पोज होगा NO2 प्लस NO3 में, फिर N2O5 जो होता है वो NO3 से रिएक्ट करके फिर कन्वर्ट होता है 4NO दैट इज 3NO2 में प्लस O2 में। ये स्लो रिएक्शन है, ये फास्ट रिएक्शन है, राइट। और फिर अपन कहेंगे N2O5 है, ट्वाइस ले लेते हैं, तो इट विल गेट कन्वर्ट इनटू 4NO2 प्लस इस टाइप से। हम इसकी बात ही नहीं कर रहे कि भाई इसमें K है इसमें K1 है ऐसे, तो रेट इसी से लिखा जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी उसी से बताई जाएगी। तो ईच स्टेप इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है जो एक से ज्यादा स्टेप में होते हैं। ईच स्टेप इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज एलिमेंट्री स्टेप्स, तो सिंगल स्टेप। तो इस रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी भी 1 होगी और ऑर्डर भी 1 होगा, मॉलिक्यूलरिटी भी 1 होगी, ऑर्डर भी 1 होगा। व्हाट इज सो, बिकॉज एलिमेंट्री स्टेप में तो मैं डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकता हूं मोलर कोफिशिएंट से कि क्या ऑर्डर होगा और क्या मॉलिक्यूलरिटी होगी। हमने रिएक्शन डिस्कस भी किया, मोस्टली जो अपन ने डिस्कस किया ना वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में सूडो मॉलिक्यूलर टाइप के अपन ने काफी डिस्कस किया। यहाँ अपन ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ अपन सीधा N2O5 का डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करते हैं। बाकी और क्या करना है मैं बताऊंगा, पहले अपन देखते हैं कि कैसे अपन, तो इसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो कैलकुलेट करेंगे ना अपन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। अब अपन से क्या करेंगे, वो अपन N2O5 लिख रहे हैं ना, वो अपन से हो सकता है कि ABCD लेके कंसेप्ट वही रहेगा, कोई और एक N2O5 की जगह ABCD डाल दिया हमने, ए ले लिया, ए मॉलिक्यूल ऐसा। सो आप मेनली फोकस करना कि कंसेप्ट में आप करते क्या हो, कैसे आप कैलकुलेट करके बताओ। तो अपन लिखेंगे भाई N2O5 इज कैलकुलेटेड by the rate of formation of मतलब N2O5 का डिकम्पोजिशन अपन कैलकुलेट करेंगे कि किस रेट से O2 बनता है। तो N2O5 मुझे गिवन होगा, इसका डिकम्पोजिशन लिखूंगा मैं NO2 प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऐसे। तो अपन क्या करेंगे, इसको ना ऐसे लिख के रखेंगे, राइट। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अपन कहेंगे इनिशियली मुझे ये ए गिवन है, ये 0। अब जब आपने लिख ही दिया है कि N2O5 का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन मैं कैलकुलेट करूंगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर्म होता है,
जितना वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर्म होगा उसके रिस्पेक्ट में बता दूंगा मैं, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O। ठीक है, तो अपन लिखेंगे भाई आफ्टर टाइम टी, इसमें आफ्टर टाइम टी क्या होगा, आफ्टर टाइम टी सपोज ये A माइनस एक्स होता है तो ये एक्स बन जाएगा मोल्स, अपन तो मोल्स लिख रहे हैं। तो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम मतलब मैंने बहुत देर तक वेट किया, इसको पूरा डिकम्पोज किया, तो ये 0 हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा, ये x/2 होगा क्योंकि मोलर कोफिशिएंट लिया ना अपन ने, अपन कहेंगे ये A/2 हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम ये 0 हो जाएगा, ये A/2। तो अपन कहेंगे ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी आपने ऐसे बताया मैंने ले लिया उसको, ये A/2 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका वॉल्यूम मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लेता हूं आफ्टर टाइम t, दिस इज द वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। तो इसका मतलब है मैं Vt ले सकता हूं क्या, x, भाई ये भी कांस्टेंट अज्यूम कर लेता हूं ना, मोलर कोफिशिएंट ही तो है, तो अज्यूम कर लो। तो मैं क्या करूंगा, इसका वॉल्यूम ले लेता हूं, दैट इज राइट ना, Vt right ना, Vt will be directly proportional to x and V infinity will be directly proportional to A। ठीक है, we get this। now what I will do, भाई अगर मुझे किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, मुझे गिवन है फर्स्ट ऑर्डर है 2.303 अपॉन t इंटू लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स लिखता हूँ, k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नॉट और at, ये लिखूंगा। तो मैं क्या लिख लूंगा यहाँ पर, k will be equal to 2.303 डिवाइड बाय t इंटू लॉग ऑफ a, क्या लिख लेता हूँ v इंफिनिटी, तो मैं इसको v इंफिनिटी माइनस vt लिख लूंगा, और कैलकुलेट करके बता दूंगा व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट। v इंफिनिटी क्या होगा, वो a से प्रोपोर्शनल है, वो मुझे गिवन होगा इनफाइनाइट वॉल्यूम पे क्या, और v इंफिनिटी मुझे गिवन है, vt मुझे गिवन है, दैट इज वॉल्यूम एट दिस टाइम। ये कितना वॉल्यूम होगा, कि ये दोनों तो इंफिनिटी होगा, ये कितना वॉल्यूम है इस टाइम पे, जितना ये वॉल्यूम होगा इस टाइम पे, जो ये वॉल्यूम होगा उसको वहां सब्स्टिट्यूट करके बता। हाँ बिल्कुल ना, a/2 से v इंफिनिटी है ना, मैं लिख लेते हैं। भाई आप ये 2 करोगे, ये 2 करोगे, मैं 2 को कैंसिल कर दूंगा, इधर भी हो जाएगा v इंफिनिटी बाई 2, v इंफिनिटी बाई 2, vt बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास ये आंसर आ गया। करो ना, क्या प्रॉब्लम, इसलिए तो मैंने कांस्टेंट में डाला ना, क्योंकि तभी तो पर प्रोपोर्शनलिटी ले, डाउट होगा तो बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे ही बोल सकते हैं भाई, हम क्या करेंगे, ये अपन को ऐसे गिवन होगा सपोज कि टाइम और वॉल्यूम ऑफ O2 ऐसे गिवन होता है, और मैं ऐसे लिखूंगा T1 T2 T3 T इंफिनिटी, ऐसे एक टेबल बना लेता हूं, और मुझे वॉल्यूम गिवन होता है, ये V1 V2 V3 V इंफिनिटी। तो ये जब यहाँ T1 लेता तो यहाँ पर V1 ले लेता, जब यहाँ T2 लेता तो यहाँ V2 ले लेता, जब यहाँ T3 लेता तो यहाँ V3 ले लेता, और हर बार K का वैल्यू कांस्टेंट आता। क्यों, अगर जीरो ऑर्डर फॉलो कर रहा है तो K का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए हर एक मोमेंट पे, है K चेंज नहीं होता, रेट चेंज होता है, रेट कांस्टेंट थोड़ी चेंज करता है।
अगर के का वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहा टाइम के साथ, इस टाइम को चेंज किया और वॉल्यूम चेंज किया, तो मैं मना कर दूंगा, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स नहीं है, आप दूसरा कैलकुलेट करो। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है? तो ये एक तरीका है कैलकुलेट करने का कि कोई भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं। अपन क्या करें, उसमें जो टाइम के साथ डाटा चेंज हो रहा ना, वो गिवन होता है अपन को, अपन उस डाटा को उसके रेट कांस्टेंट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर इसमें के का वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है तो अपन कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर है, नहीं आ रहा है तो कहेंगे दूसरा कोई चेक कर लो, इसमें चेक कर लो। इसमें चेक कर लो, तो इसमें ए नॉट क्या होता है, ये हो जाता है ए माइनस एक्स कर लेते हैं, तो ए क्या हो जाता है, तो अपन कहते हैं इसमें ए हो जाता है, ये है तो इसको भी इन्फिनिटी लिख लेते हैं, और ए माइनस एक्स क्या हो जाता, तो वी इन्फिनिटी माइनस वी टी, डिवाइड क्या हो जाता, टी हो जाता, तो ये तो अपन वी टी बाई टी ही कर लेते हैं, मतलब वी टी बाई टी करो, अगर के कांस्टेंट है तो हो गया। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू आई, मतलब वी वन अपन टी वन, वी टू अपन टी टू, वी टी थ्री अपन टी, ये अगर आया तो हाँ फिर है। हाँ तो ठीक है ना, आपने एक्स बाई टी ही तो लिखा है, ये जीरो ऑर्डर में यही तो होता है, एक्स बाई टी, ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाई टी क्या होगा, एक्स बाई टी होगा। सो ये एक्स है, ये टी है, ये एक्स है, ये टी है, कैलकुलेट करो, अगर आया कांस्टेंट के का वैल्यू, जीरो ऑर्डर है। अगर ये भी नहीं है तो सेकंड ऑर्डर के लिए ट्राई करो। ये दिस इज वन ऑफ द वे टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भाई कोई भी अननोन रिएक्शन मेरे पास है, बताओ भाई ये कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, आप डाटा दो मुझे। जो डाटा दोगे उस डाटा से मैं के वैल्यू के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो। अभी तो आपने बोल रखा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, आप बता रहे हैं मुझे कि फर्स्ट ऑर्डर है, वरना अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो आप जो भी डाटा यहाँ कैलकुलेट करोगे उसमें के का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर का, बिल्कुल होगा, दैट्स व्हाई इट इज। इसलिए मैंने इसको हटा दिया, क्योंकि अपन को पता है ये फर्स्ट ऑर्डर है। मैंने तो आपको एग्जाम्पल दिया क्या करना। अगर मुझे कोई ऐसे रिएक्शन गिवन होता है, ये वाला twice of NO2 N2O5 gives 4 NO2 plus O2, और इसमें मुझे मेंशन करोगे ना कि दिस फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो मैं उसको ऐसे लिख के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मैं इसको ये टू से रिएक्शन डिवाइड करके क्या क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इफ इट इज मेंशन, इट इज, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, काइनेटिक्स, देन assume the reaction। आप रिएक्शन को हमेशा ऐसे लिखोगे, इसका मोलर कोफिशिएंट, इसकी मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर सेम रखना, क्योंकि अगर आपने दिया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसमें ये वन स्टेप नहीं है, मुझे पता है। इसलिए मैं कभी भी किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसे, अगर मुझे आप कहोगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो मैं इसको ऐसे लिख के अपना क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। नहीं किया तो अपन कहेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, कैलकुलेट द ऑब्जर्व्ड रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। अब अगर आप फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये मुझे अब लो,
अब तो आपने फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया और अब आपने लिखा कि ऑब्जर्व्ड रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करो इसको। अब ऑब्जर्व्ड क्या कैलकुलेट करें? अगर आप ये रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर बोलोगे तो अब थोड़ा सा ऐसा लिख लेता हूं नीचे थोड़ा, N2O5 अगर ऐसे बोलोगे ये रिएक्शन है तो आपको ऑब्जर्व तो बोलना ही पड़ेगा, व्हाट इज सो। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर अलग अलग है ना, तो रेट कांस्टेंट तो मैं रेट कांस्टेंट मतलब अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो के तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन अगर इसके लिए रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करूंगा इस रिएक्शन के लिए तो ऐसे आएगा। और इसके लिए अगर मैं रीअरेंज करता हूं तो मेरे पास तो रेट कांस्टेंट ही आ रहा है। उसका आधा आ रहा है, हाफ आएगा। तो अपन कहेंगे वो तो हाफ आ रहा है, फिर क्या करें, कौन सा सही है? तो अपन कहेंगे देखो भाई, हमें अगर क्वेश्चन में, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा इस वाले को, इसको ना ऐसे के डैश कर दिया मैंने। अगर आप मुझसे बोलोगे क्वेश्चन में कैलकुलेट द ऑब्जर्व्ड रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, मैं पूरा ड्राइव करके जो बनेगा ना के डैश, इससे कैलकुलेशन करूंगा। लेकिन अगर आपने लिखा कि कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये ऑब्जर्व ने लिखा है, तो फिर मैं के की बात करूंगा और इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड करूंगा पहले, क्योंकि आपने कहा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आपने ऑब्जर्वेशन में मतलब मुझे कैलकुलेट नहीं करने की बात कर रहे हैं, आप उसे फर्स्ट ऑर्डर बनाओगे पहले 2 से डिवाइड करके, ये अज्यूम करके कि ये एलिमेंट्री स्टेप बनाओ पहले। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रहना चाहिए, मॉलिक्यूलर मतलब वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होना चाहिए, क्योंकि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम होती है। अगर आपने कहा है कि वो ऑर्डर 1 है तो आप उसे पहले 1 बनाओ, अब ड्राइव करो। तो अगर 1 बना लोगे तो फिर 1/2 नहीं आएगा ना, फिर तो अपना ये आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन में ये गिवन है और मुझसे कहा गया कि वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है, उसका रेट कांस्टेंट गिवन है और ये कहा गया कि वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है, इसका मतलब है मुझे ये क्वेश्चन में 2k गिवन है, रेट कांस्टेंट गिवन, मतलब दिस एंड दिस विल बी सेम फॉर मी। अगर मुझसे कहा गया कि ये रिएक्शन है और वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है, उसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है मुझे, तो मुझे ये अज्यूम कर लेना कि मुझे उस क्वेश्चन में 2k गिवन है। अपने आप ड्राइव नहीं करूंगा मैं अपने डेरिवेशन की बात तभी करूंगा जब आप मुझसे कहोगे कि ये रिएक्शन है, इसका रेट कांस्टेंट बताओ, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है, इसका ऑब्जर्व्ड रेट कांस्टेंट बताओ। ऑब्जर्व्ड का मतलब है मुझे कैलकुलेट एक्सपेरिमेंटली बताना है, मुझे अपने ऑब्जर्वेशन बताने, थ्योरेटिकल नहीं। थ्योरेटिकली तो आपसे कहा जा रहा है कि वो फर्स्ट ऑर्डर है, मुझे अपने ऑब्जर्वेशन बताने हैं, तो मैं अपने ऑब्जर्वेशन से बताऊंगा कि भैया अगर ये रिएक्शन है तो मैं रेट लॉ ऐसे लिखूंगा, आपने कहा फर्स्ट ऑर्डर है तो मैं पावर में 1 लिख दूंगा और फिर डिराइव करूंगा। दो चीजें अलग है, ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना। अगर मुझे ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट वर्ड आया तो मुझे अपने आप बनाना है अपना रेट कांस्टेंट उस रिएक्शन को देख के।
ऑर्डर तो मेंशन करोगे ना, फर्स्ट ऑर्डर है तो मैं ये वाला पावर तो ऑर्डर के हिसाब से ले लूंगा, लेकिन बाकी अपना रेट कांस्टेंट बनाऊंगा। आपने कहा ना अपना ऑब्जर्वेशन बताओ, लेकिन अगर आपने कहा कि ये रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है तो अपना ऑब्जर्वेशन नहीं बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है तो ठीक है। अगर आपने इधर 2 भी लिख रखा है मोलर कोफिशिएंट, तो भी मैं उसको क्या अज्यूम कर लूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा रिएक्शन। ऐसे। तो जब ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट कहेंगे तभी हम अपना ऑब्जर्वेशन बताएंगे, नहीं तो सीधा ये फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये रेट कांस्टेंट है, ये लिखा है मैंने। मेरे ख्याल से अपन को कोई प्रॉब्लम, किस टाइप से डाटा अपन को गिवन होगा अपन बता देंगे भाई, के 2-3 के कैलकुलेट करेंगे और बता देंगे देखो ये इक्वल आ रहा है या नियरली इक्वल आ रहा है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आगे पीछे हो जाता है, रीडिंग्स में वॉल्यूम चेक करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब N2O5 मैंने आपको है मोलर कोफिशिएंट के बारे में ये गड़बड़ नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि मैंने उसमें काफी टाइम दिया आपको, क्योंकि मेंस में 8 पेपर होते हैं ना, वो कुछ भी पूछ लेते हैं। तो मैं दूसरा लिखने वाला। दूसरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो अपन डिस्कस करेंगे दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ H2O of H2O। Rate of decomposition of H2O2 of H2O2 is calculated by titrating it with KMnO4 solution। मैं इसको टाइट्रेट करूंगा KMnO4 सॉल्यूशन के साथ। करो, ठीक है भाई। अपन कहेंगे सारे के सारे आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बता रहे हैं मुझे कि होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 t इंटू लॉग ऑफ A0 अपन 80। देख लो डिकम्पोजिशन मतलब इसमें टाइट्रेट कर लो। टाइट्रेटिंग मतलब टाइट्रेशन अपन को पता है क्या होता है। अगर के का वैल्यू कांस्टेंट आए तो बता देना कि भाई वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा। तो फिर कैसे बताओ, तो अपन कहेंगे देखो अपन क्या करेंगे, H2O2 लेते हैं और इसका डिकम्पोजिशन करते हैं। जब ये डिकम्पोज होगा तो H2O बनेगा प्लस हाफ O2 बनेगा। ठीक है, इनिशियली मेरे पास ये A मोल्स है, 0। आफ्टर टाइम T1 ये A माइनस x1 हो गया, तो ये x1 ये x1/2। आफ्टर टाइम T2 ये A माइनस x2 हो जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा x2 ये x2/2, ये T2 हो गया। ऐसे मैं लिखता रहा। तो अपन कहेंगे इसको लिखने से फायदा क्या, कोई फायदा नहीं, अपन देखते हैं क्या करना है। भाई मेरे पास क्या था, मैंने एक वेसल ले लिया, इसमें 15 ml या कोई भी एक फिक्स्ड ml 10 ml ऑफ H2O2 ले लिया। मैंने ऐसे ना 3-4 वेसल ले लिया, इसमें भी 10 ml H2O2, इसमें भी 10 ml H2O2। ये 10 ml H2O2 ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा ना, इसको टाइट्रेट करूंगा KMnO4 से, वॉल्यूम ऑफ KMnO। ये ब्यूरेट है जिससे अपन ऐड करेंगे फिर बंद करेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूं, इनिशियली
जब मैंने H2O2 लिया तो कितना वॉल्यूम ऑफ KNO4 यूज करना पड़ा? V0। इधर मैंने ना KNO4 जो यूज किया ना वो V0 टेबल था। अब मैंने क्या किया, आफ्टर टाइम T1 यहां पर मुझे V1 यूज करना पड़ा, आफ्टर टाइम T2 मुझे V2 यूज करना पड़ा। अपन क्या करेंगे, ऐसे कर लेते हैं, ये इनिशियली जब मैंने पूरा H2O2 लिया तो V0 यूज करना पड़ा। अब आफ्टर टाइम T1 चलो 5 मिनट ले लेते हैं, तो 5 मिनट के बाद अब H2O2 तो डिकम्पोज हो गया होगा इसमें, तो इसमें तो AH2O2 रहा था, इसमें तो A माइनस X1 हो जाएगा, कम हो गया ना, तो KNO4 अब V1 यूज होगा, कम यूज होगा ना, तो इसमें A माइनस X2 बचेगा, इसमें तो और कम बचेगा। चलो फिर 10 मिनट्स हो गया, अब 10 मिनट के बाद तो कुछ तो डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होगा 10 मिनट्स के बाद, तो क्या जितना यहाँ X1 होगा उतना ही X2 हो जाएगा? और नहीं नहीं, ये क्यों भाई, कॉन्सेंट्रेशन है, अब जैसे जैसे H2O2 कम होगा उसका रेट भी कम होता जाएगा, तो 5 मिनट के बाद अब कितना KNO4 यूज करना पड़ा मुझे, तो मैं कहूंगा भाई अब KNO4 मुझे V2 यूज करना पड़ा। तो मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वॉल्यूम कम होता जाएगा, बिल्कुल। तो मैं टेबल बना लेता हूं, कैसे, टाइम वर्सेस वॉल्यूम ऑफ KNO4, ये बना लेता हूं टेबल। टाइम इनिशियली मतलब 0, T1 T2 T3 ऐसे बन करते रहेंगे, T4 ऐसे बन को गिवन, तो अपन कहेंगे इनिशियली V0 वॉल्यूम था, आफ्टर टाइम T VT हो गया, V1 ले लिया आपने, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया, ये V4 हो गया, एंड सो ऑन। अपन क्या करेंगे, K कैलकुलेट करेंगे, और क्या, K इज इक्वल टू 2.303। टाइम इनिशियली तो ले नहीं सकते अपन, पर कुछ तो टाइम बोलो, तो अपन कहेंगे T का वैल्यू 0 थोड़ी हो सकता है, अपन कहेंगे भाई हम तो T1 ले लेते हैं, तो लॉग ऑफ ये हो गया अपने लिए A माइनस X1 इज आफ्टर टाइम T, और इधर A, तो A कितना हो जाएगा V0, क्योंकि A लिखा तो है A0, A हो जाएगा अपने लिए V0, और A माइनस X1 क्योंकि T1 के बाद A माइनस X1 हो जाएगा, और A माइनस X1 मतलब V1 वॉल्यूम, तो अपन लिखेंगे इधर V1, ये लो A माइनस, इनिशियली मुझे कितना यूज करना पड़ा V0, बिकॉज दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0, this will be directly proportional to V1, this will be directly proportional to V2। क्या करेंगे अपन, एक बार के कैलकुलेट किया, दूसरी बार के कैलकुलेट किया तो अपन ने T2 ले लिया, अब टाइम, तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, तो V0 अपॉन V2 ले लेते हैं, लो भाई आंसर आ गया अपने पास, K का वैल्यू अगर इक्वल है मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो कर रहा है। टाइम T1 लिया तो V1 वॉल्यूम ले लिया, इनिशियल वॉल्यूम तो A तो कांस्टेंट रहेगा, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, V0, एंड दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, भाई अब टाइम बताओ, उस टाइम पे ये वॉल्यूम लिख देते हैं, अगर टाइम T1 है तो ये V1 हो जाएगा क्योंकि ये X1 होगा, अगर टाइम T2 है तो ये A माइनस X2 होगा, तो मैं वॉल्यूम V2 लिख लूंगा, बता दो। ऐसे अपन एटलीस्ट दो दो एक भी कैलकुलेट करेंगे, अगर वो नियरली सेम भी आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो मोस्टली तो वो सेम ही रहेंगे, अगर सेम नहीं है नियरली सेम है तब भी अपन बता देंगे, और अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है भी तो एवरेज निकाल के बता देंगे, अगर आपने लिखा कि वो फर्स्ट ऑर्डर है तो, कि इसके आसपास आना चाहिए। K1 K2 K3 ये टाइम T2 हो जाएगा, T3, और अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है भी तो वी कैन राइट लाइक दिस, K विल बी इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइड बाय 3, ये वैल्यू बता देंगे,
लेकिन ये अपन तभी बताएंगे जब अपन को गिवन हो कि क्या ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, वरना प्रूफ करना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है तो फिर इसमें इन वैल्यूज को सेम आना चाहिए, ये बिल्कुल सेम आना चाहिए, तभी बताऊंगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो कर रहा है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन भी होता है। तो ये सेम आ रहा है या नियरली सेम आ रहा है भाई, 0.1 का डिफरेंस या 0.2 का डिफरेंस है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सेम ही है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत अपन को गिवन है फर्स्ट ऑर्डर, बताओ रेट कांस्टेंट क्या होगा, ये कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया, अलग अलग आ रहे हैं। अच्छा, गिवन है फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या बता होगा, तो कम से कम 3 निकाल के डिवाइड बाय 2 करके बता देंगे। ये एवरेज रेट कांस्टेंट है, ये वैल्यू होनी चाहिए आसपास, बता दें। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 कैसे बताएंगे अपन, फर्स्ट ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अपन को पता चलेगा। अब वो क्या करेंगे, मुझसे A gives you B plus C, only A reacts with K-4, prove that it follows first order kinetics, अपन को ये गिवन है, कर देंगे, हमें क्या कर सकते हैं, आपने बताया ना कि सिर्फ ये रिएक्ट करता है K-4 के साथ, H2O2 नहीं किया। रिएक्शन तो अपने काफी बार पढ़ा हुआ है कि H2O2 का डिकम्पोज रिएक्शन विद K में, ठीक है। अब इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर वैल्यूज दे दूंगा और आपको कैलकुलेट करने के लिए बता दूंगा। के वैल्यू सेम आने चाहिए, तो उसके लिए अपन को वैल्यू सेट करनी होगी सो दैट कि के का वैल्यू सेम आ जाए। ठीक है, लिख लिया, बता। अब अपन कहेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक, ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है कि एसिडिक मीडियम में अगर एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो कार्बोकैटायन बनेगा, SN1 रिएक्शन होगा, और अगर बेसिक मीडियम में लिखोगे तो इट विल बी SN2 रिएक्शन, बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करें हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अपन एक एस्टर लेते हैं और इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, HCl एसिड यूज कर लेते हैं, बहुत सारा पानी, हाइड्रोलाइसिस होगा तो वी नो दैट वी गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस, ना, CH3COH, C2H5, रेट वेट अपन लिख के देख चुके हैं, तो रेट विल बी इक्वल टू K into concentration of एस्टर into concentration of H2O जो कि कांस्टेंट रहता है, concentration of HCl जो कि एसिड है। एसिड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, तो अपन कहते हैं ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो अपन इसको K बना लेते हैं, ये अपन ने पहले पढ़ा। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने A ले लिया, आफ्टर टाइम T ये A-X1 हो जाएगा। इनिशियली तो ये दोनों नहीं थे ना, लेकिन बाद में तो ये X और X बनेगा, A-X होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कम होगा या बढ़ेगा, टाइम इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बढ़ेगा या कम होगा। तुमको बताना है, अगर टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर क्या होगा, कम होगा। तो अगर टाइम बढ़ेगा तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी
बढ़ेगा, बढ़ेगा। रेट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, होता है ना कॉन्सेंट्रेशन। और अगर एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो रेट तो कम होना चाहिए, बिल्कुल कम होगा। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो रेट भी कम होगा, लेकिन रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। रेट कांस्टेंट बढ़ेगा मतलब अभी आपने लिखा था, अगर मैं HCl के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाऊंगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा। तो अपन कहेंगे कि आप तो बोल रहे थे कि इस रिएक्शन में अगर टाइम बढ़ेगा तो रेट क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा। तो आपने ये थोड़ी पूछा था इसके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। HCl थोड़ी चेंज किया आपने, आप HCl चेंज करो, हम कहेंगे बढ़ेगा। तो इस रिएक्शन में तो आपने कहा था कि भाई रेट, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो K का वैल्यू बढ़ेगा। HCl चेंज नहीं कर रहा है, रिएक्शन किससे कैटलाइज हो रहा है, एसिड से। और बन क्या रहा है, एसिड बन रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड क्या होगा जब प्रोडक्ट बनेंगे तो बढ़ेगा, तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। मतलब ये रिएक्शन ऐसे है जिसमें सेल्फ कैटलिस्ट यूज है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट कैटलिस्ट भी। अगर सेल्फ कैटलाइज रिएक्शन हो, मतलब ऐसे रिएक्शन जिनमें जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है और अगर वही बन रहा हो तो उनके रेट टाइम के साथ बढ़ेंगे। क्यों, कैटलिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ये अपन से बिल्कुल पूछेंगे, क्योंकि ये बड़ा बहुत कॉमन रिएक्शन है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर तो बहुत ज्यादा ही कॉमन रिएक्शन है। तो इसमें काफी क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन अपन को एनसीईआरटी में भी गिवन है, ओसी में गिवन है, ओसी वाले पार्ट में गिवन है, लेकिन इसमें नहीं गिवन, इसमें भी गिवन हो सकता है। तो अपन कहेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में ना टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। क्यों, इसका कंसंट्रेशन तो कम होगा लेकिन रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, क्योंकि एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ता है इसलिए रेट भी बढ़ता है। इट इज एग्जांपल ऑफ सेल्फ कैटलाइज्ड रिएक्शन। जो प्रोडक्ट बन रहा है वही कैटलिस्ट जैसे एक्ट कर रहा है, तो सेल्फ कैटलाइज्ड रिएक्शन है। ठीक है, कोई बात। अब ये तो अपन को पता है, आप पहले भी बता चुके हैं सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन में कि इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। तो सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन में एग्जांपल दिया था, तो वो अपन को पता है। अब ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। t इक्वल टू इन्फिनिटी ले लेता हूं तो ये 0 हो जाएगा, ये a बन जाएगा और ये भी a बन जाएगा इन एसिडिक मीडियम। अपन ने रेट लिखा नहीं कि भाई कैलकुलेट कैसे करोगे, है ना। अपन ने एसिडिक मीडियम तो लिखा लेकिन रेट कैसे कैलकुलेट करोगे ये नहीं लिखा अपन ने। जैसे अपन ने N2O5 में लिखा था ना कि भाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 बताएगा अपन को कि किस रेट से N2O5 डिकम्पोज हो रहा है, और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 बताएगा कि उसमें किस रेट से वो डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसमें लिखेंगे दैट इज रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर is calculated by rate of by titrating the acid
with the acid formed in reaction with NaOH. जो रिएक्शन में ना एसिड फॉर्म होगा ना, इसको NaOH से टाइट्रेट, जितना ये बन रहा होगा उतने ये हाइड्रोलाइज्ड हो रहा होगा। तो अब अपन टाइट्रेशन की बात करते हैं। अपन क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, ठीक है, अपन एक बीकर लेंगे और इसमें अपन ने एस्टर डाल, ये एस्टर कन्वर्ट हो रहा है एसिड में। ठीक है, इसका अपन क्या करते हैं, ब्यूरेट लगाते हैं। यहाँ पर अपन ने ब्यूरेट लगा, ब्यूरेट में नॉब भी होता है, अपन को पता है, ब्यूरेट होगा तो नॉब भी होगा, ये नॉब लगा। अपन क्या करेंगे, यहाँ पर रीडिंग 0 है और ब्यूरेट सभी ने देखा हुआ है स्पीड में, इसलिए अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे अपन इसमें अब NaOH सोल्यूशन भरेंगे इसमें भी, इसकी मोलारिटी मुझे पता है, वॉल्यूम तो ब्यूरेट से कैलकुलेट करूंगा। अब अपन क्या कहेंगे कि ठीक है भाई, जितना एसिडिक एसिड बनेगा आफ्टर टाइम t x बन गया, तो x के लिए कितना वॉल्यूम यूज किया वो चेक कर लेते हैं, ब्यूरेट है तो मेरे पास। अपन क्या कहेंगे, तो पहले आप एक बात देख लो कि इसमें HCl भी ऐड करना होता है। अब उसका कॉन्सेंट्रेशन HCl जो अपन यूज करेंगे वो कांस्टेंट होता है। मान लो अपन ने इसको 0.1 मोलर का 5 ml डाल दिया कैटलिस्ट, तो भाई वो 5 ml 0.1 मोलर का उस सोल्यूशन में रहेगा। तो अपन कहेंगे अगर इस सोल्यूशन में इसके हाइड्रोलाइसिस करने के लिए मुझे HCl भी यूज करना पड़ा, तो जब आप NaOH डालोगे तो पहले तो HCl यूज रिएक्ट करेगा ना, क्योंकि अगर मिक्सचर ऑफ एसिड होते हैं किसी सोल्यूशन में तो पहले वो एसिड रिएक्ट करेगा जो स्ट्रांग होगा, बाद में वीक एसिड रिएक्ट करता है। ठीक है, तो अपन कहेंगे देखो, मान लेते हैं कि V0 इज द वॉल्यूम, मतलब 0 से लेके V0 तक जो वॉल्यूम है ना ब्यूरेट का, वो अपन ने HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया। Let V0 is the of NaOH used to न्यूट्रलाइज्ड, इसके लिए अपन ने V0 यूज कर लिया। ठीक है, अब क्या, तो अपन कहेंगे अब इसके लिए तो V0 ही लगेगा, आप चाहे कुछ भी करो, क्योंकि जो आप एक बार ले हो अपने का वो कैटलिस्ट में, मेरे पास इसका x मोल्स बन गया उस वॉल्यूम में, पता, अगर x बन गया तो भाई मान लेते हैं उस x जो बन गया इसके अंदर x बन गया, तो उस x को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे VT वॉल्यूम तक ब्यूरेट से डालना पड़ा। तो अपन कहेंगे अच्छा, जब आफ्टर टाइम t इसमें जो x बन गया उसके लिए जो मुझे NaOH ऐड किया तो ये रीडिंग आया, तो न्यूट्रलाइज हो गया।
ये 0 से 10 mm मान लो, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप, तो ये तो HCl के लिए था ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x टू v के लिए, तो इससे लेके यहां तक जो रीडिंग होगी वो एसिडिक एसिड के न्यूट्रलाइज के लिए यूज हुआ ना, सारा थोड़ी हुआ VT तक क्योंकि मैंने तो 0 ml अपना प्यूरेट VT था जब मैंने एसिडिक एसिड जो फॉर्म हुआ ना 1 ml 1 मोलर, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए न्यूट्रलाइज किया तो VT तक रीडिंग आया। तो बताओ एसिडिक एसिड के लिए कितना वॉल्यूम यूज किया, तो अपन कहेंगे VT माइनस V नॉट, वॉल्यूम यूज्ड। तो अपन ने लिखा सपोज VT is the burette reading after neutralizing X moles of C. Therefore, X should be proportional to VT minus V naught. बिल्कुल ठीक है भाई। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब वेट करते हैं पूरा इनफाइनाइट टाइम तक, सारा हाइड्रोलिसिस हो, तो मैक्सिमम एसिडिक एसिड मेरा ब्यूरेट रीडिंग आया ये, तो अपन कहेंगे अच्छा इनिशियली अगर एक एस्टर लोगे और इनफाइनाइट टाइम तक रुको, तो सारा का सारा हाइड्रोलाइसिस होके जितने मोल्स इसके थे उतने ही ये बन गए, ठीक। और जब उसको न्यूट्रलाइज किया तो ब्यूरेट रीडिंग आया V इंफिनिटी, और V इंफिनिटी आया तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, हमने इनफाइनाइट टाइम पे कितना वॉल्यूम यूज किया एसिडिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये मोल्स बने थे एसिडिक एसिड के, तो अपन कहेंगे ये वॉल्यूम यूज किया फॉर A will be directly proportional to V infinity minus V. If V infinity is the reading after T is equal to infinity, then we can say A will be proportional to V infinity minus V naught. भाई मुझे किसी का भी रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए उसका इनिशियल और आफ्टर टाइम टी वाला डाटा चाहिए होता है, तो आपने मुझे ए बता दिया और आपने मुझे ये बता दिया वॉल्यूम से कि कितना एनएच, क्योंकि आपने लिखा वहां पर कि कैसे इसका कैलकुलेशन होता है हाइड्रोलिसिस का। आपने मुझे ए भी बता दिया, आपने मुझे ए माइनस एक्स भी बता दिया, क्योंकि एक्स अगर मुझे पता है और ये मुझे पता है तो ए माइनस एक्स में बता सकता हूँ वी इंफिनिटी माइनस वी टी। हो गया रेट कौन, ये लो k is equal to 2.303 डिवाइड बाय t into log of a तो हो गया v इंफिनिटी माइनस v नॉट, और ये कितना हो गया a माइनस एक्स v इंफिनिटी माइनस v टी। अगर आप मुझे डाटा देते तो ऐसे देते, टाइम वॉल्यूम ऑफ एनएच, जैसे अपन वो टेबल बनाते हैं, मतलब एक टेबल बना लेता हूँ, ये टेबल बना लेते हैं अपन ऐसे। आप मुझे टाइम तो इनिशियली दे दो भाई, वो स्केल के लिए हो जाएगा वी नॉट,
दिस इज फॉर HCl। टाइम T1 पे V1 हो गया, टाइम T2 पे V2 हो गया, टाइम T3 पे V3 हो गया, और T इंफिनिटी पे V इंफिनिटी हो गया। ठीक है, तो K क्या हो जाएगा, 2.303 टाइम T1 हो गया, लॉग ऑफ A क्या हो जाएगा, V इंफिनिटी माइनस V1 डिवाइडेड बाय V इंफिनिटी माइनस V1। K फिर क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाय T2 ले लेता, तो लॉग ऑफ V इंफिनिटी माइनस V0। भाई A तो कांस्टेंट ही रहता है ना हमेशा, डिवाइडेड बाय V इंफिनिटी माइनस V2। लो भाई, अगर K का वैल्यू सेम आ रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। लिख देंगे, अगर K का वैल्यू सेम आ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। अब अपन इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। अब मैं ना एक बार मतलब वैसे कर देता हूँ, अपन ब्यूरेट ऐसे देख लेते हैं थोड़ा, और अपन को पता है क्या लिखा था आपने इधर सब कुछ। अपन ने क्या किया, अब मैं ABCD से बता दूंगा। A हाइड्रोलिसिस होता है, B रिएक्ट करता है, C रिएक्ट नहीं करता, ऐसे गिवन है अपन को, क्वेश्चन ऐसे बना दिया अपन को। भाई अभी तो अपन को ये बताया अपन को, राइट ना, बाद में अपन को इन्फिनिटी वगैरह से कुछ बता दिया। मुझे शायद बंद करना पड़ेगा, अगर फिर से आवाज करेगा तो फिर बंद कर देगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसा होता है, आपने ब्यूरेट बनाया, आपने इसमें एस्टर ले, HCl ले, तो एसिडिक एसिड बना, एसिड बना कोई भी, अपन को बताया एसिड, और एक अल्कोहल बना। लो भाई, अब अपन ने क्या किया, चलो भाई ब्यूरेट से अपन ये ऐड करेंगे, इधर ब्यूरेट में वो नॉब लगा होता है, अपन को पता है, 0 ml लिखा है, 0 तक फिल कर लिया। मुझे पता था NaOH का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, जो अपन ने यहाँ फिल कर, अपन ने कहा भाई देखो, जैसे ही आप ऐड करोगे पहले तो ये रिएक्ट करेगा, बाद में वो रिएक्ट करेगा, तो पहले आप ये देख लो कि आपने कितना ये ऐड किया, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो एक रिएक्शन में आपने 0.1 मोल और 20 ज्यादा होगा सिमिलर कंडीशन में, क्यों, क्योंकि इसके लिए रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कांस्टेंट तो रहेगा ना, हाँ कांस्टेंट रहेगा, इसके जितने मिलीमोल्स होंगे उसके हिसाब से अपन ने बता दिया कि V नॉट आया, तो इसका मतलब मेरे पास V नॉट माइनस 0 इज वॉल्यूम फॉर यूज्ड फॉर HCl। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब अपन ने क्या कहा कि भाई अब ये तो HCl के लिए हो गया, अब ये बना था अपने लिए x मोल आफ्टर टाइम t, तो अपन ने कहा ठीक है भाई, मैंने फिर से ब्यूरेट पूरा भर लिया, और इसी इक्वेशन को HCl अपन ने पता था VML V नॉट यूज होता है, और इसी को मैंने ना 5 मिनट के बाद मतलब आफ्टर टाइम t वापस टाइट्रेट किया, तो अपन कहेंगे HCl तो वही पड़ा हुआ ना, तो HCl तो अभी तो रीडिंग HCl के लिए आया, अब उससे ज्यादा रीडिंग आना चाहिए, किसके लिए, इसके लिए। तो अपन कहेंगे ये वॉल्यूम ऑफ NaOH ज्यादा क्यों ऐड करना पड़ा, क्योंकि अभी आपको HCl भी न्यूट्रलाइज करना पड़ा और एसिड भी न्यूट्रलाइज करना पड़ा, तो फिर एसिड के लिए कितना लगा होगा, तो अपन कहेंगे भाई देखो HCl तो कांस्टेंट रहता है, एसिड बन गया होगा ना, हाँ तो उसके लिए कितना अपन को यूज करना पड़ा, एक्स मोल्स जो बने होंगे, तो अपन कहेंगे अपन को पता तो है कि V नॉट तो यूज होता है HCl के लिए, तो बाकी जो आपने ऐड किया होगा ना वो जो एसिड बना होगा ना उसके लिए यूज किया, प्रोपोर्शनल टू VT माइनस V नॉट, इतना वॉल्यूम का डिफरेंस जो है वो एसिड फॉर्मेशन के लिए NaOH यूज किया। अब अपन ने क्या किया, हमने कहा इसको हटाओ, दूसरा एक्सपेरिमेंट फिर करेंगे,
अपन ने फिर इसके ए मोल्स ले लिए, फिर HCl उतना ही डाला जितना लास्ट टाइम ऐड किया था, फिर इसको पूरा भर दिया, पूरा वेट किया इनफाइनाइट टाइम तक, पूरा हाइड्रोलाइज हो, जितना लिया था वो सारा का सारा हाइड्रोलाइज हो गया। अब टाइट्रेट किया बहुत देर के बाद, तो बहुत देर के बाद जब टाइट्रेट किया ना, पूरा भरा था 0 तक, मेरा रीडिंग आया ओ इतना रीडिंग आया, मुझे इतना ऐड करना पड़ा टोटल। तो अपन कहेंगे अच्छा भाई इसको टाइट्रेट करोगे, पहले तो वी नॉट यूज करो इसके लिए, HCl के लिए, तो बाकी बचा हुआ जो एसिड बना होगा उसके लिए कितना NaOH यूज किया, तो अपन कहेंगे भाई वी नॉट तो HCl के लिए यूज किया, तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये इतना एसिडिक एसिड के मोल्स बने होंगे, और वो मैक्सिमम कितने बने होंगे, जितने मोल्स इसके लिए होंगे, आपने सारा हाइड्रोलाइसिस हुआ, तो अपन कहेंगे हमने तो A मोल्स लिए थे, तो वॉल्यूम कितना यूज किया उसके लिए, वी यूज किया आपने, हो गया भाई। कोई डाउट नहीं, आप तो हर एक टाइम पे लिखो वॉल्यूम भाई, x1 x2 x3 हर एक टाइम पे, अब मुझे नहीं लगता डाउट होना चाहिए। चलो ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में अब थोड़ा सा इन्वर्जन ऑफ शुगर केन भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसमें इसमें एक अपन को हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के बाद इन्वर्जन ऑफ शुगर केन, फिर उसके बाद अपन अब अपन लिखने वाले हैं दैट इज इन्वर्जन ऑफ शुगर केन। ये तो इस टाइप का कुछ पहले बताया हुआ है, अगेन दैट इन्वर्ट शुगर ना, इन्वर्जन ऑफ शुगर, तो its rate is calculated by optical rotation of the solution, optical rotation of solution। अच्छा, अब आप मुझे ऑप्टिकल रोटेशन की बात करने वाले हैं, कल मैं आपको डाउट भी बताऊंगा, अगर एरोमेटिक के डाउट हैं आपके पास तो कल मैं बताऊंगा, बट डाउट्स फॉर 1 आवर, स्टडी फॉर 1 आवर। अब पहले अपन इन्वर्जन ऑफ शुगर केन अपन को बताया कैसे होता है। शुगर केन होता है C12H22O11, मैं इसको वाटर के साथ रिएक्ट करूंगा, इसमें भी अपन को एसिड यूज करना होता है, और इसमें बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। मैंने आपको बताया था इनमें से ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है, एक ग्लूकोज होगा और एक फ्रक्टोज। अब मैं वापस नहीं लिख रहा इसको, आपको पता है ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, ठीक ठीक है भाई, मान लिया एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है। अब अपन क्या करेंगे इसमें, अब ऑप्टिकल रोटेशन की बात करते हैं भाई, ठीक है, अपन कहेंगे इसका ऑप्टिकल रोटेशन, तो पहले तो इनिशियली ना इसका कंसंट्रेशन मैंने ए लिया था, ये 0 है, ये 0 है, आफ्टर टाइम टी ये a माइनस एक्स हो गया, और ये x हो जाएगा, ये x बन जाएगा, और आफ्टर टाइम इनफाइनाइट टाइम ये 0 हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था इसका ऑप्टिकल रोटेशन प्लस 66 होता है, इसका ऑप्टिकल रोटेशन माइनस 52.5 होता है, और ये प्लस 52.5 होगा, ये माइनस 92 होगा। अब ये फ्रक्टोज है, ये ग्लूकोज है और वो फ्रक्टोज है, अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव है, इसलिए अपन ने कहा इन्वर्ट हुआ, ये डेक्स्ट्रो था और इन दोनों का सम लिवो रोटेटरी होगा, इसलिए अपन ने इन्वर्ट लिखा। लेकिन मैं इस पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज लेके नहीं करना चाहता, आप तो लिखो ए का हाइड्रोलिसिस करेंगे पानी में, एसिड कैटलिस्ट है या कुछ भी, अपन B प्लस C बताएंगे,
क्योंकि मैं तो कंसेप्ट में ये भी बोल दूंगा, मेरी मर्जी। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है सी, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, उसका ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो जाएगा। बताते हैं अपन को ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है। मैं इसको हटा रहा हूँ वैल्यूज को, और वैल्यूज की जगह आप तो मुझे इन जनरल बताओ कि आप कंसेप्ट कैसे बनाओगे। अगर आपने इन्वर्जन लिखा है या कुछ भी लिखा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। शुगर केन का इन्वर्जन हो रहा है मुझे पता है, ऑप्टिकल रोटेशन कैसे यूज करोगे आप बताओ। इसको मैं R1 नॉट, इसका रोटेशन ले लेता हूं, ऑप्टिकल रोटेशन। इसको मैं R2 नॉट ले लेता हूं, बिल्कुल वैसे जैसे अपन ने ग्लूकोज में ये भी प्लस लिया था आपने, और इसको मैं R3 नॉट ले लेता हूं, वो मैंने माइनस ले लिया। अपन ने ऑप्टिकल रोटेशन लिख लिया, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये वेयर R1 R2 एंड R3 नॉट आर स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। ओके, स्पेसिफिक का मतलब हो गया ये 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है तो कितना, ये 1 मोलर होता है तो कितना, ये 1 मोलर होता है तो कितना, दैट इज स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। मुझे बताने की जरूरत नहीं। R1 naught, R2 naught and R3 naught are specific optical rotation. वो आपको पता है, गिवन है स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, आप मुझे ये बताओ करना क्या है इसमें। अब मैं पता क्या, मुझे एक बात पता है, आपने मुझे बता रखा है स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन इज इक्वल टू होता है ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द ट्यूब इनटू कंसंट्रेशन इन ग्राम पर एमएल, और लेंथ लेना होता है डेसीमीटर में, ये आपने मुझे बता रखा है। आपने ये भी बता रखा है कि ये किस पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड एंड द टेम्परेचर। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। कैसे, अपन कहेंगे भाई देखो डेसीमीटर, अब लेंथ तो स्टील ट्यूब होता है तो वो कांस्टेंट ही होगा, तो अगर मुझे आप स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन दे दो तो मैं कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करके बता सकता हूं कि उसका ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन क्या है। मैंने क्या किया, पोलैरिमीटर में इसका कंसंट्रेशन ए ले लिया ग्राम पर एमएल, और पोलैरिमीटर में डाल के उसका ऑप्टिकल रोटेशन चेक कर लिया। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ C12 that is sugar initially, R नॉट लिख लेता हूं, R नॉट है, मैंने R नॉट ऊपर नहीं लिखा है, ऑप्टिकल रोटेशन के लिए प्योर के लिए मैंने ऊपर लगाया, वो इनिशियल के लिए R0 लिखा मैंने टाइम 0 पे। कितना लिखे ऑप्टिकल रोटेशन, तो अपन कहेंगे उसमें क्या, आपका ऑब्जर्व्ड कैलकुलेट करना है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन से। ये कितना गिवन है मुझे, R1 नॉट, कंसंट्रेशन कितना लिया आपने इनिशियली, A, तो लिख लो। दिस इज ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन। भाई इनिशियली तो सिर्फ यही था ना, ये तो बने भी नहीं। तो अपन कहेंगे भाई ठीक, तो ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर टाइम टी, मैं इसको ना RT लिख देता हूं। भाई आफ्टर टाइम टी तो ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है A माइनस एक्स इंटू दिस, इसका ऑप्टिकल रोटेशन हो जाएगा ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन, दिस इंटू दिस इसका ऑप्टिकल रोटेशन, दिस इंटू दिस इसका ऑप्टिकल रोटेशन हो जाएगा, लिख दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेंथ तो स्टील ट्यूब है, वो तो कांस्टेंट रहेगा 1 डेसीमीटर। तो अपन कहेंगे A माइनस एक्स इंटू R1 नॉट प्लस एक्स R2 नॉट माइनस एक्स R3 नॉट,
ये माइनस क्यों? तो नेगेटिव गिवन था ना उसका, आपने कहा था ना वो नेगेटिव है, पॉजिटिव लिखूंगा प्लस लिख दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर t इक्वल टू इंफिनिटी, मैं इसको r इंफिनिटी कहता हूं, मैं इसको लिख लेता हूं दैट इज इंफिनिटी के बाद तो ये जीरो हो जाएगा, तो 0 इंटू 10 तो जीरो ही रहेगा, ये हो जाएंगे भाई, तो लिख लूंगा मैं AR2 नॉट माइनस AR3 नॉट, ये बन जाएगा इक्वेशंस। बड़ा इजी है फिर तो, ये अगर ऐसे लिखना है ऑप्टिकल रोटेशन तो बता देंगे। इनमें से किसी को बता दो कि भाई आप कहोगे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है, तो इसके वाले पार्ट को जीरो कर दूंगा, फिर उसका ऑप्टिकल आर नॉट का वैल्यू जीरो हो जाएगा ना फिर तो, अगर वो रोटेट नहीं, या आप कहोगे आफ्टर टाइम टी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है सोल्यूशन, तो आर टी का वैल्यू जीरो दे दूंगा। हमें पता है ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है। अब अपन क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, मैं इक्वेशन 1 और 3 को क्या लिख सकता हूं, दैट इज 1 एंड 3 मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर नॉट माइनस आर इंफिनिटी, that will be equal to a r1 naught minus a r2 naught plus a r3 naught, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मैं इसे लिख सकता हूँ r naught minus r infinity divided by r1 minus r2 plus r3, ये मिल गया मेरे पास। पता मैंने ऐसा क्यों कैलकुलेट किया, ये आपको तो पता है क्यों कैलकुलेट कर रहा है, आपको किसी का भी रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको ये और ये चाहिए ना, आपने ए कैलकुलेट कर लिया, अब आप एक्स पे फोकस करोगे और उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, तो के का एक्सप्रेशन लिखो, फ्रॉम इक्वेशन क्या ले लेते, 1 एंड 2 ले लेता, 1 एंड 2 से मैं लिख लेता हूं आर नॉट माइनस आर टी, आर नॉट क्या था, ए आर टी इज दिस, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस कर रहा, ए आर थ्री, ए आर वन नॉट प्लस एक्स आर वन नॉट माइनस एक्स आर थ्री आर टू नॉट प्लस एक्स आर थ्री नॉट, ये तो मैं कैंसिल कर देता हूं, मेरे ख्याल से फिर को एक्स मिल गया, क्या होगा, therefore x will be equal to r naught minus rt divided by r1 naught r2 naught r3 naught, दिख नहीं रहा हो, मैं यहाँ लिख देता हूं, x will be equal to r naught minus rt divided by r1 naught minus r2 naught plus r3, इसमें सब्स्टिट्यूट कर, you'll get the value, ये मिल गया मुझे, ये लो मुझे ऑप्टिकल रोटेशन में के का एक्सप्रेशन मिल गया। ऑब्वियस सी बात है, आप a और a माइनस एक्स लिखोगे तो ये तो कॉमन आएगा ना, और वो कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। a आर नॉट माइनस आर इंफिनिटी लिख दिया मैंने, अब ये a माइनस एक्स होगा ना, तो इधर आर नॉट तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, और अपने पास आर टी माइनस आर इंफिनिटी बचेगा a माइनस एक्स। अगर कोई भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो उसके लिए जीरो ले लेंगे उसमें, और अगर किसी मोमेंट पे आपने कहा कि सोल्यूशन बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव तो
इनिशियली ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो इसी को 0 ले लूंगा, इनफाइनाइट टाइम के बाद अगर होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव इसको 0 ले लूंगा। कल अपन पहले डाउट्स करेंगे, या पहले डाउट्स करेंगे फिर इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही है भाई, खत्म, क्योंकि आपका दूसरा क्लास भी होगा ना, इसलिए मैं उसको मतलब एरोमेटिक का डिस्कशन, अपन ना एरोमेटिक का डिस्कशन करेंगे पार्ट 2 का, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2, फिर एक्सरसाइज 3 अपन पार्ट 2 के बाद फिर डिस्कस करेंगे, फिर अपन इसको पढ़ेंगे फिर डिस्कस करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं अभी देखता हूँ, हम आएंगे सर उसके लेक्चर्स में अभी देखता हूँ। तुम लोगों में से एक काम करता हूँ ना, अगर मुझे आज नहीं हुआ ना अपलोड, तो जिस ड्राइव में मैंने उसको रखा हुआ ना, वो ड्राइव तुमको शेयर कर दूंगा, तो कोई भी उसे अपलोड कर देगा। मैं तुमको ड्राइव शेयर कर दूंगा, फिर अपलोड करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कौन अपलोड कर सकता है, कौन अपलोड कर सकता है?